हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर पार्ट 6 के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बाद में एक टॉपिक और आएगा जिसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए बिना कोई टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, टॉपिक मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रक्षेप शब्द को ही समझना पड़ेगा। सदिश के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन ये प्रक्षेप जो शब्द है एक्चुअली के अंदर इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है। प्रक्षेप को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है प्रोजेक्शन, लेकिन यहाँ पर इसका जो दूसरा जो अर्थ रहेगा प्रक्षेप का वो रहेगा परछाई, या यूं कह सकते हैं कि छाया। कि हमें ये पढ़ना है कि एक सदिश किसी दूसरे सदिश पर अपनी परछाई का कितना हिस्सा डाल सकता है, या एक सदिश किसी दूसरे सदिश पर कितना प्रभाव डाल सकता है। एक्चुअल के अंदर इसका जो दूसरा एक मीनिंग और भी अपने ले सकते हैं प्रभाव से। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सदिश है, इस तरीके से सदिश का मतलब दिश रेखाखंड ही है यहाँ पर, कि हमने ये कोई एक सदिश बना लिया ए हमारे पास एक सदिश है, दिश रेखाखंड है, और एक दूसरा सदिश और हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये दूसरा सदिश है बी। अब हमें ये देखना है कि इस बी सदिश का इस ए सदिश पर कितना प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने का मतलब यह है कि परछाई, कि अगर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अगर अपने बात कर ले कि यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत की, और उस प्रकाश स्रोत से इस बी सदिश पर अगर प्रकाश पड़े, ठीक है, और वो जो प्रकाश स्रोत है वो इस ए सदिश के बिल्कुल सीध में, यहाँ कह सकते हैं कि अपने लंबवत है। अगर अपने इसको क्षैतिज तल पर मानते हैं तो बिल्कुल इसके सीध में इसके लंबवत हम मानना पड़ेगा। ये चीज़ आप मानकर चलेंगे। देखिए कैसे, ये हमारे पास सदिश है, तो अगर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और उस सोर्स ऑफ लाइट से इसके ऊपर प्रकाश अगर पड़ता है, प्रकाश पड़ने से क्या होगा, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो सदिश है बी सदिश हमने जो बनाया, ठीक है, ये जो हमने बी सदिश बनाया, इस बी सदिश का प्रभाव इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक रहेगा। कि अगर मान लेते हैं, इसको एक और हटा दें, कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास है और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस बी सदिश पर पड़ेंगी। अगर ये प्रकाश की किरणें बी सदिश पर पड़ेंगी तो इस बी सदिश की परछाई जो है वो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक रहेगी। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया ए और बी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक ये बी सदिश अपना प्रभाव डालेगा। ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक बी सदिश का प्रभाव रहेगा। ठीक है, कि ए से लेकर बी तक बी सदिश का प्रभाव रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक बी सदिश की परछाई रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक बी का प्रक्षेप, ठीक है, बी का प्रक्षेप ए सदिश पर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझनी है कि प्रक्षेप का जो मतलब है वो परछाई से लिया गया है या फिर प्रभाव से, कि कोई एक सदिश किसी दूसरे सदिश पर अपना कितना प्रभाव डाल सकता है या अपनी कितनी परछाई वहाँ पर वो पैदा कर सकता है। तो वहाँ तक की ये जो दूरी आई, ठीक है, ए से लेकर बी तक की दूरी, एक्चुअल के अंदर ये एक, अब मैं इसको दूरी बोल रहा हूँ मतलब लंबाई, कि प्रभाव परछाई या जो प्रक्षेप है ये एक प्रकार से लंबाई को व्यक्त करेगा। लंबाई को मतलब अपने कह सकते हैं कि दूरी को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? दूरी को व्यक्त करेगा, कि इस बी सदिश का प्रभाव ए से लेकर बी तक है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। हमें ए से लेकर बी तक की ये दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये दूरी हमने ज्ञात कर ली तो हम ये कह सकते हैं कि बी सदिश ए सदिश पर संख्यात्मक रूप से कितना प्रभाव डालता है। बी सदिश ए सदिश पर संख्यात्मक रूप से कितना प्रभाव डालता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमें ये दूरी पता लग जाए। और ये दूरी जो है वो यहाँ से, कि बी सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु और ये बी सदिश का अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु को बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट मिलाना है, लंबवत मिलाना है ए सदिश के साथ। इसी तरीके से अंतिम बिंदु को भी यहाँ लंबवत रूप से मिलाना है। तो ये जो बीच का जो मान आया
ये बीच का मान इस सदिश के लिए इस ए सदिश पर क्या है, प्रक्षेप है। कि अगर अपने बात करें, अगर ए सदिश हम ऊपर बना दें इस तरीके से, और ये अगर बी सदिश है क्षैतिज तल पर, और यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से हमारे पास प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस ए सदिश पर पड़ती हैं, तो फिर अपने ये कह सकते हैं कि इस बिंदु से, ठीक है, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचनी है, इसी तरीके से यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो यहाँ इसको नाम दे, जैसे मान लो P, और इस बिंदु को नाम दे दिया Q। तो P से लेकर Q तक का जो भी मान आएगा, P से लेकर Q तक का जो भी मान आएगा वो A सदिश की परछाई होगी B सदिश पर, या A सदिश का प्रक्षेप होगा B सदिश पर। कि अगर मैं PQ की बात करूँ, PQ, तो यह A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप है। ठीक है, PQ जो है वो क्या चीज़ है, A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप, या इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि A सदिश का B की दिशा में, ठीक है, A सदिश का B की दिशा में प्रक्षेप, या ये भी कह सकते हैं कि A सदिश का B सदिश के अनुदिश प्रक्षेप। तो ये तो हुआ इसका ज्यामितीय अर्थ कि प्रक्षेप एक्चुअल में है क्या, कि एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर जो प्रक्षेप है वो उस सदिश का उस दूसरे सदिश के लिए एक परछाई का मान होगा, और वो परछाई जो है वो एक तरीके से लंबाई के रूप में आएगी। ठीक है, कि हमें सिर्फ इस लंबाई से मतलब होगा कि P से लेकर Q तक की लंबाई कितनी है। तो अभी अपने क्या करेंगे, इसी लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो इस लंबाई को ज्ञात करने का तरीका देखिए अभी क्या है। तो देखिए, एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप को गणितीय रूप में, ठीक है, यहाँ पर उसको अपने गणितीय रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं तो वो देखिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दो सदिश बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सदिश है A, और एक दूसरा सदिश हमने मान लिया यहाँ कहीं B। मुझे B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप। ठीक है, B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। मतलब B का कितना हिस्सा A पर आ जाएगा, या B अपना कितना का प्रभाव A सदिश पर डाल पाएगा। तो उस चीज़ को ज्ञात करने के लिए देखिए अपने क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये जो B सदिश है, इस B सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए यहाँ लेकर आएंगे इस जगह पर। ये हमारे पास एक नई स्थिति आ गई B सदिश के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि सदिशों को स्वयं के समांतर रखते हुए कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, B सदिश को स्वयं के समांतर रखते हुए यहाँ पर इस A के लिए जो प्रारंभिक बिंदु है वहाँ ले आए। अब अपने को यहाँ पर इसको नाम वगैरह जो भी देना दे सकते हैं। एक बार नाम दे दिया, जैसे O, मान लो ये अंतिम बिंदु है, इसे नाम दे दिया हमने A, और ये अंतिम बिंदु यहाँ, इसे नाम दे दिया हमने B। ठीक है, अभी यहाँ पर अपने को करनी है एक रचना, और उस रचना से पहले एक काम और अपने कर लेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई हमें एक कोण दिखाई दे रहा है। इस कोण के बारे में अपने वैसे तो नहीं जानते कि कोण कितने माप का है। अपने इस कोण को नाम दे देते हैं थीटा, और इस प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर खींच लेते हैं एक लंब। मतलब अगर यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है तो उस लाइट के कारण यहाँ से जो भी प्रक्षेप अगर अपने को निकालना है तो यहाँ से एक लंबवत रेखा, अभी मैंने आपको बोला ही था कि अपने को लंबवत रेखा खींचनी है, कि जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है उस सदिश के ऊपर लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो ये बिंदु तो मैं यहीं पर ही लिया, तो यहाँ से तो रेखा खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये बिंदु भी फ्री है तो यहाँ से एक लंब खींच दिया, और इसको अपने कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लो M। और ये 90 डिग्री का कोण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि त्रिभुज OMB ये एक समकोण त्रिभुज है। एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और जो कोण M है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और कोण MOB, ठीक है, MOB, इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा। यहाँ लिख लेंगे मानना। ठीक है, इस कोण को हमने थीटा मान लिया। तो अभी अपने को क्या करना है, जो OM है यहाँ लिखेंगे OM। ये OM क्या चीज़ है, तो ये OM जो है ये B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप है। ये कह सकते हैं OM जो है
वो बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो इस OM को ज्ञात कैसे किया जाए? ठीक है, तो इस OM को ज्ञात करने का जो तरीका है उसके लिए हमें इस समकोण त्रिभुज की बात करनी पड़ेगी कि अगर मैं इस समकोण त्रिभुज के अंदर इस आधार की बात करूं, क्योंकि मुझे तो ये जो है एक्चुअल के अंदर ये आधार है। ठीक है, ये किसका मान है? ये आधार का मान है इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज के लिए ये क्या है? आधार। तो हमें आधार का मान निकालना है। अब देखिए, अब इस लंबवत रेखा के बारे में तो अपने को पता नहीं है कि ये लंबवत रेखा कितनी की है, लेकिन अगर अपने को ये बी सदिश पता है कि अपने को बी और ए सदिश तो दे ही देंगे वो। ठीक है, प्रश्न के अंदर हमें बी सदिश और ए सदिश तो मिलेगा। तो अपने इस बी सदिश के लिए इस बी सदिश की सहायता से अपने इस कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपने सबसे पहले तो कि ओ बी सदिश, जो ओ बी सदिश है वो बी सदिश का मान है। तो ओ बी सदिश का जो परिमाण आएगा, ओ बी सदिश का परिमाण, या यूं कह लो कि बी सदिश का परिमाण, तो इसको मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ये ओ बी सदिश का परिमाण आ गया, मतलब बी सदिश की लंबाई, बी सदिश की लंबाई, या यूं कहें कि अपने ये मेरे लिए कर्ण का मान है। ठीक है, और ये कर्ण किसका है? त्रिभुज OMB, इस त्रिभुज में कर्ण है ये। ठीक है, आधार का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान हमें मालूम हो चुका है। कर्ण का मान कितना है? B है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OMB में आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण हम जानते हैं कितना होता है? कोस थीटा। आधार का मान OM, कर्ण का मान B, बराबर में आ जाएगा कोस थीटा। तो OM का मान आएगा B कोस थीटा। तो ये सूत्र अपने को याद रखना है सबसे पहले तो प्रक्षेप के रूप में। ठीक है, B कोस थीटा, कि अगर हमें किसी भी सदिश का किसी दूसरे सदिश पर अगर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले तो ये पता हो कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, कोण की माप हमें पता लग जाए, फिर उस कोण की कोज्या का मान निकाल लेंगे। ये मान लीजिए कि कोण 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री लिख देंगे। और ये जो B है, ये B इस सदिश का, कि जिस सदिश का प्रक्षेप निकालना है ये उस सदिश का परिमाण है। अगर मुझे B सदिश का प्रक्षेप निकालना है A सदिश पर, तो पहले तो दोनों के बीच में कोण के बारे में पता हो, तो कोण के हिसाब से कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। और फिर दूसरा, इस B सदिश की लंबाई अपने को पता हो, तो दोनों का जो गुणनफल है वो प्रक्षेप का मान आएगा। तो अपने को ये वाला सूत्र याद रखना है प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए। इसको बोलेंगे कि B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप। तो एक तो ये सूत्र आपको नोट करना है कि B सदिश का A सदिश पर अगर प्रक्षेप निकालना है तो प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र है B कोस थीटा। अगर A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप निकालना हो तो A कोस थीटा आ जाएगा, A कोस थीटा। अगर मैं बात करूं यहीं कि A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप, तो ये आ जाएगा A कोस थीटा। अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं कि ये तो चलो हमने B का प्रक्षेप निकाला A पर, अगर हमें A सदिश का, ठीक है, A सदिश का B सदिश पर अगर प्रक्षेप निकालना होता तो क्या सूत्र बनता? A कोस थीटा। जिस सदिश का प्रक्षेप निकालना है उस सदिश का परिमाण, और यहाँ पर कोस का मान आ जाएगा, एंगल दोनों के बीच में जो भी अपने को दे रखा है उसी हिसाब से। तो एक तो ये चीज़ अपने को नोट करनी है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, देखो हमने बनाया ये कोई A सदिश, और यहाँ हमने बनाया था B सदिश। इसको नाम दिया O, यहाँ इसको नाम दिया A बिंदु, और इसे B, और ये जो बीच में कोण हमने माना कितना? थीटा। ठीक है, हमने B सदिश का A सदिश पे प्रक्षेप निकाल लिया। B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप, और अभी हमने वो लिखा प्रक्षेप कितना होता है? B कोस थीटा। ठीक है, ये प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना आपको कि नंबर 1 कि प्रक्षेप जो है, ठीक है, प्रक्षेप एक लंबाई होती है, प्रक्षेप एक लंबाई होती है जो कि सदैव
धनात्मक होगी। प्रक्षेप का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। कम से कम प्रक्षेप का मान 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रक्षेप माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना कि प्रक्षेप कभी ऋणात्मक नहीं होता। प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, प्रक्षेप का न्यूनतम मान, प्रक्षेप का न्यूनतम मान 0 होता है। अगर अपने कम से कम प्रक्षेप की बात करें तो प्रक्षेप का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। 0 कब आएगा? मान लो एग्जाम्पल इसके लिए मैं बता दूँ कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब दो सदिश अगर लंबवत हैं, अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उनका एक दूसरे पे प्रभाव शून्य हो जाएगा। कि अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इधर सदिश मान लिया हमने ए और ये हमारे पास है सदिश बी। अब यहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे इस सदिश पे अगर हमने प्रकाश डालते हैं तो इसकी कोई भी परछाई नहीं बन पाएगी इस सदिश के ऊपर, वो शून्य लंबाई की परछाई बनेगी। ठीक है, तो शून्य लंबाई का प्रक्षेप प्राप्त होगा। शून्य लंबाई का प्रक्षेप, शून्य लंबाई का प्रक्षेप, ये प्रक्षेप का न्यूनतम मान है। और ये प्रक्षेप का न्यूनतम मान कब बनेगा? जब दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है वो कितना हो? 90 डिग्री हो। कि अगर कोई दो सदिश लंबवत हैं तो प्रक्षेप 0 हो जाएगा। माइनस में कभी भी प्रक्षेप आएगा नहीं, प्रक्षेप कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो प्रक्षेप एक लंबाई है जो कि सदैव धनात्मक होगी, प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। प्रक्षेप का न्यूनतम मान 0 होता है। अब आता है कि प्रक्षेप का अधिकतम मान कितना होगा? प्रक्षेप का अधिकतम मान, अगर मैं अधिकतम मान की बात करूं, ठीक है, अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा मान कितना हो सकता है इस प्रक्षेप का? तो अधिकतम मान तो फिर एक ही कंडीशन के अंदर ज्ञात हो सकता है कि मान लो कि एंगल 0 डिग्री हो, कि अगर दोनों सदिश समांतर हो जाएं, मान लीजिए कि ए सदिश बी सदिश के समांतर है, कि ये हमारे पास बी सदिश और ये हमारे पास ए सदिश। अब बी सदिश का ए सदिश पर कितना प्रभाव है? तो सारा ही प्रभाव है, क्योंकि अभी क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से लाइट अगर इसके ऊपर हम डालते हैं, प्रकाश डालते हैं अगर इसके ऊपर, तो अभी क्या होगा कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही वो सारी की सारी जो लंबाई है वो यहाँ पर आ जाएगी। पहले तो क्या हो रहा था कि बी कोस थीटा, अब कोस का मान अपने को पता है कि 1 से छोटा होता है, -1 और +1 के बीच में है। और वैसे देखा जाए तो 1 से छोटे के कारण ये बी ये जो मान था, ये मान जो था वो बी से छोटा आता था। ये वाला जो मान है वो किससे छोटा रहेगा? बी से छोटा रहेगा। इस चीज़ को समझना है। बी कोस थीटा का मान बी से क्या होगा? छोटा होगा। बस एक कंडीशन है 0 डिग्री वाली, ये 0 डिग्री वाली कंडीशन जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों सदिश समांतर हैं तो प्रक्षेप अधिकतम बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो प्रक्षेप जो होगा वो क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब अब ये जो लंबाई निकाली हमने, अब इसी चीज़ को समझना। एक तो ये वाली इस लंबाई की अपने बात कर रहे हैं, और एक अगर अपने यहीं दोनों अगर समांतर ना होते इस तरीके से, एक मैं इतनी लंबाई की बात कर रहा हूँ। अब समझना इस चीज़ को बड़े ध्यान से। यहाँ और यहाँ पर देखिए कि ये कर्ण है और अपने को पता है कि कर्ण का जो मान है, ठीक है, ये बी सदिश के लिए जो भी मान आएगा, ठीक है, इसका परिमाण, मैं अगर परिमाण लिख रहा हूँ, ये इस सदिश का परिमाण हो गया बी, और यहाँ नीचे जो मान आ रहा है वो आ रहा है बी कोस थीटा। ठीक है, प्रक्षेप कि इस सदिश का यहाँ नीचे जो प्रक्षेप है वो बी कोस थीटा है। अब अपने को साफ पता है कि बी और बी कोस थीटा में हमेशा बी बड़ा होगा। कर्ण का मान जो है, कर्ण जो है वो हमेशा आधार से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। कि ये वाला जो मान है वो बी से क्या है? छोटा है। ये मान जो है वो बी से क्या है? छोटा है। ठीक है, यहाँ पर वो एक कंडीशन जो 0 डिग्री वाली है ना, उसकी बात नहीं कर रहे अपने। अगर थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा अगर 0 नहीं है, अगर थीटा 0 के बराबर नहीं है, 0 डिग्री के बराबर नहीं है, तो बी कोस थीटा बी से छोटा ही रहेगा। कि यहाँ अपने को ये देखना है कि अगर थीटा कोई ना कोई न्यून कोण है, अगर थीटा न्यून कोण के रूप में अपने को दे रखा है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से अगर अपने को छोटा दे रखा है थीटा, तो उस कंडीशन में जो प्रक्षेप का मान आएगा वो इस सदिश का जो परिमाण है उससे तो कम ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों समांतर हो जाएं सदिश, तो जितनी ये लंबाई है उतनी ही लंबाई यहाँ पर बनेगी।
तो अपने ये कह सकते हैं कि ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस दूरी की बात करूँ तो ये वाली दूरी इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रक्षेप का अधिकतम मान, कि बड़े से बड़ा प्रक्षेप का मान क्या हो सकता है, तो बड़े से बड़ा प्रक्षेप का मान थीटा 0 डिग्री होने पर आएगा और वो उस सदिश के परिमाण के बराबर ही हो जाएगा जिस सदिश का हम प्रक्षेप ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि प्रक्षेप का अधिकतम मान, प्रक्षेप का अधिकतम मान जो है, ठीक है, वो थीटा बराबर 0 डिग्री पर होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो ये प्रक्षेप का सबसे छोटा मान है 0। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, दोनों सदिश अगर लंबवत हो जाएं तो प्रक्षेप सबसे कम आएगा, मतलब 0 आएगा, प्रक्षेप आएगा ही नहीं। ठीक है, शून्य लंबाई का प्रक्षेप। लेकिन अगर हम प्रक्षेप का मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, अधिकतम मान चाहते हैं अगर प्रक्षेप का, तो उसके लिए थीटा को 0 डिग्री करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि दोनों सदिश अगर समांतर हैं तो समांतर होने की कंडीशन में प्रक्षेप जो है एक ही दिशा में और समांतर हों, एक ही दिशा में हों दोनों सदिश और समांतर हों, तो हम कह सकते हैं समदिश, कि जो सदिश समदिश होंगे, जो एक ही दिशा में होंगे और साथ में समांतर होंगे, उनके लिए जो प्रक्षेप का जो मान आएगा वो क्या आएगा, अधिकतम आएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर प्रक्षेप का जो मान है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। बाकी 0 और 90 डिग्री के बीच में प्रक्षेप का जो मान है वो खुद उस सदिश के परिमाण से कम रहेगा जिसका प्रक्षेप अपने ज्ञात करना चाहते हैं। बस ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अभी के लिए तो सिर्फ आप एक सूत्र याद कर लीजिए कि एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है, तो b cos थीटा, सिर्फ b cos थीटा को याद रखें। और एक ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों सदिश लंबवत हो गए तो प्रक्षेप 0 हो जाएगा, और अगर दोनों सदिश समांतर हो गए तो हमें अधिकतम प्रक्षेप मिलेगा। प्रक्षेप जो है वो क्या मिलेगा, अधिकतम। तो एक तो अपने को ये सूत्र याद रखना है, दूसरा अपने को याद रखना है कि प्रक्षेप 0 कब होगा, और फिर अपने को ये याद रखना है कि प्रक्षेप अधिकतम कब होगा। ठीक है, सिर्फ ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। और ये एक बीच में नोट है कि कभी भी माइनस में नहीं आएगा रिजल्ट। प्रक्षेप का जो मान है, लंबाई कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए प्रक्षेप जो है वो हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और 0 कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, सिर्फ अपने को ये बात अपने अभी को ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और इसमें अपने को समझनी है, तो प्रक्षेप के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रक्षेप एक लंबाई है जो कि धनात्मक होती है, न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 0 डिग्री पर आएगा और न्यूनतम मान 90 डिग्री पर आएगा। ठीक है, दो सदिश, एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र b cos थीटा, कि b सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप b cos थीटा और a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप a cos थीटा। ठीक है, ये चीज़ एक बार अपने ध्यान में रखें कि a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप तो a cos थीटा और b सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप तो b cos थीटा। बस ये चीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ देखना, अब इसी प्रक्षेप से, ठीक है, इसी प्रक्षेप से एक यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है गुणनफल का, कि अगर हम सदिश के परिमाण का, ठीक है, एक ही दिशा में जो सदिश हैं अगर हम उनके परिमाणों का गुणा कर दें, एक ही दिशा के सदिशों के परिमाणों का गुणा, ठीक है, परिमाणों का गुणा किसका करना है, परिमाणों का मतलब लंबाइयों का गुणा, लंबाइयों का। हमने दो सदिशों का जोड़ पढ़ा, ठीक है, दो दिश रेखाखंड, कि दो दिश रेखाखंडों का जोड़, हमने उसको ज्यामितीय रूप में देखा। अभी अपने को क्या करना है, गुणनफल की बात करनी है। अब दो दिश रेखाखंडों का गुणनफल तो थोड़ा अजीब सा है कि गुणनफल अपने कैसे करेंगे, रेखाओं का मतलब रेखाखंड, सदिश का मतलब तो दिश रेखाखंड ही है, तो दो दिश रेखाखंडों का गुणनफल यहाँ पर किस तरीके से परिभाषित होगा। तो उस गुणनफल को यहाँ पर परिभाषित करने के अलग अलग तरीके हैं। अभी हमारे सिलेबस के अंदर ये दे रखे हैं, वैसे तो सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के नाम से हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर अभी अपने यहाँ पर सिर्फ एक बार परिमाणों की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ लंबाइयों का गुणा करना चाहता हूँ कि मुझे दो सदिशों के गुणनफल से भी एक बार उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इसी, ये जो प्रक्षेप अपने पढ़ा, हम इसी प्रक्षेप की सहायता से जो भी हमारे पास परिमाण आएंगे,
या जो भी हमारे पास लंबाइयाँ आएगी हम उन लंबाइयों का गुणा करना चाहते हैं। कि जैसे मान लो ये हमारे पास ओ ए सदिश है, ठीक है, ओ ए सदिश, इसका जो मान है जो भी है वो ए सदिश है। इस सदिश की लंबाई क्या आएगी, इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण, ये ओ ए सदिश का परिमाण, तो ओ ए सदिश का परिमाण मैंने ए मान लिया। ओ ए सदिश का परिमाण मतलब इसकी लंबाई हमने ए मान ली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए तक ये जो दूरी है वो ए के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है, ए के बराबर। अभी मैं इस तीर के निशान को हटा रहा हूँ कि ए, ओ से लेकर ए तक की लंबाई हमें मालूम है ए। अब वहाँ देखिए, इसको छोड़ दीजिए, हमने बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप निकाला बी कोस थीटा, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप बी कोस थीटा, मतलब इसका प्रभाव यहाँ पर, तो ये लंबवत रेखा खंड बना दिया। तो ओ से लेके एम तक, देखो ओ से ए तक तो दूरी है ए के बराबर, ए इकाई, और ओ से लेकर एम तक की जो दूरी है ये बी कोस थीटा के बराबर है। मतलब मुझे यहाँ पर एक ही दिशा के दो सदिशों की लंबाइयों के बारे में पता लग गया। एक ही दिशा में, ये कह सकते हैं कि एक ही दिशा में कोई दो लंबाइयाँ, कि ये वाली जो लंबाई है वो इस दिशा में किसी एक सदिश की लंबाई है, ठीक है। ये जो लंबाई है ना ए, वो इस दिशा में किसी एक सदिश की लंबाई है। और बी कोस थीटा ये भी एक लंबाई है, प्रक्षेप लंबाई होती है, वो भी इसी दिशा में है। तो अगर अपने इन दोनों लंबाइयों का गुणा कर दें, मतलब अगर मैं यहाँ पर दोनों लंबाइयों का गुणा, कि अगर अपने ओ ए का गुणा कर दें ओ एम के साथ, ध्यान देना मैं लंबाइयों का गुणा कर रहा हूँ, ओ ए लंबाई का ओ एम लंबाई के साथ गुणा, तो ये गुणा बनेगा ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये जो गुणनफल बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी कोस थीटा। कि मुझे ए सदिश की लंबाई पता है, मुझे बी सदिश की लंबाई पता है, दोनों सदिशों के बीच में कोण पता है। तो अगर मैं ए बी कोस थीटा लिखता हूँ तो एक्चुअल के अंदर ये एक ऐसा गुणनफल है जिसमें एक तो प्रक्षेप है और दूसरा उस दिशा में जो भी सदिश हमने यहाँ पर हमें दे रखा है उस सदिश की लंबाई का मान है। या यूँ है कि एक ही दिशा में, मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक ही दिशा में कोई दो लंबाइयाँ। अब ये जो रिजल्ट आया, इसी रिजल्ट को अदिश गुणनफल के रूप में लिखा गया है। ये जो रिजल्ट आया इसी को बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक्चुअल के अंदर यहाँ पे लिखा तो है कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, लेकिन एक्चुअल में ये जो दो सदिशों का गुणनफल है ये एक्चुअल में एक ही दिशा में कोई दो लंबाइयाँ हैं। एक ही दिशा में क्या है, कोई दो लंबाइयाँ, ठीक है। एक लंबाई तो ये अपने को दिख ही रही है ए, और दूसरी जो लंबाई है वो बी कोस थीटा जो कि प्रक्षेप के रूप में ली गई है। जो दूसरी लंबाई है वो क्या है, प्रक्षेप के रूप में। मतलब एक तो परिमाण है ही, एग्जैक्ट परिमाण है, दूसरा परिमाण तो है लेकिन आंशिक परिमाण है, आंशिक परिमाण, ठीक है। कि ये तो चलो परिमाण है ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण, और बी कोस थीटा जो है ये भी बी सदिश का परिमाण तो है लेकिन पूर्णतः नहीं है, ये उससे थोड़ा कम है। जो बी कोस थीटा है वो बी सदिश का जो परिमाण है उससे थोड़ा सा कम आएगा। आंशिक परिमाण अपने कह सकते हैं कि बी सदिश का आंशिक परिमाण, बी सदिश का वो परिमाण, बी सदिश का वो परिमाण जो ए की दिशा में है, जो ए सदिश की दिशा में है, ठीक है। तो अभी अपने को इसी के ऊपर और काम करना है, समझते हैं इस चीज़ को और अपने आराम से बढ़े ही। सिर्फ अभी तक तो ये ध्यान रखना कि मैंने जो गुणा किया वो किसका किया है, लंबाइयों का गुणा किया है, और उस लंबाई को मैंने यहाँ पर वैसे बता दिया है ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। मैं अभी गुणनफल वाले कंसेप्ट पे आ रहा हूँ इसके बाद में। तो इसमें अपने लिखेंगे दो सदिशों का गुणनफल, दो
सदिशों का गुणनफल, कि हमें दो सदिशों का गुणा करना है। ठीक है, दो सदिशों गुणा मतलब दो दिष्ट रेखाखंडों का गुणा। तो दो दिष्ट रेखाखंडों का गुणा डायरेक्ट तो संख्यात्मक रूप में तो अपने कर ही नहीं सकते थे, कि एक्चुअल के अंदर एक तो होता है कि अपने को जैसे कोई संख्या दे रखी है कि संख्या का संख्या से गुणा करना है, वो तो जो अपने बता सकते हैं, उसको अपने परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन दो सदिशों का जो गुणनफल है उसको अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया गया है, हर जगह अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। हमने अपने जो सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है वो दो तरीके पढ़ने हैं अपने को। यहाँ पर जो पढ़ना है, एक तो अपने को पढ़ना है अदिश गुणनफल, हमारे सिलेबस में जो है वो एक तो है अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, कि इन दोनों के बारे में पढ़ना है। आज की इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ अपने अदिश गुणनफल ही पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल। इसके ऊपर तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है ही चैप्टर। देखिए अदिश गुणनफल जो है, अदिश गुणनफल, ठीक है, इसकी बात अपने नेक्स्ट में कर लेंगे। तो दो सदिशों के गुणनफल के अंदर अदिश गुणनफल अपने को पढ़ना है कि मेरे पास कोई दो सदिश हैं, ए सदिश एक तो और एक है बी सदिश। तो मुझे ए सदिश का बी सदिश से गुणा करना है। तो मतलब ये भी एक दिष्ट रेखाखंड है, ये भी एक दिष्ट रेखाखंड है। तो दो दिष्ट रेखाखंडों का आपस में गुणा और उस गुणा को अदिश रूप में परिभाषित करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसी के अकॉर्डिंग कि दो दिष्ट रेखाखंडों को अदिश रूप में गुणा करना है, को अदिश रूप में, ठीक है, दो दिष्ट रेखाखंडों का अदिश रूप में गुणा करना है। ये बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल की बात आती है, दो सदिश मतलब एक सदिश तो ये हमारे पास है ए और एक सदिश है मान लो ये बी, बीच में कोण, ठीक है। अब ये कोण वगैरह सारा यहाँ पर मिलेगा अपने को। तो इन दो सदिशों का ए सदिश और बी सदिश दो रेखाखंड हो गए, दो दिष्ट रेखाखंड, ठीक है, दो दिष्ट रेखाखंड, और इनका क्या करना है, गुणा करना है। और आज अपने कौन सा गुणा करना चाहते हैं, अदिश गुणनफल, ठीक है। तो दो दिष्ट रेखाखंडों का अदिश रूप से गुणा, अदिश रूप में गुणा, अदिश रूप में मतलब इसका भी कोई ना कोई संख्यात्मक मान और इसका भी कोई संख्यात्मक मान, उनका आपस में गुणा करना है। अच्छा, तो इसका जो संख्यात्मक मान होगा और इसका जो संख्यात्मक मान, मतलब इसकी यहाँ से कोई ना कोई एक संख्या निकालेंगे, एक संख्या यहाँ से कोई बनाएंगे, तो उन दो संख्याओं का गुणा करना है। और हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उससे जो आंसर आएगा वो भी एक संख्या ही होगी, या यूँ कहें कि वो भी एक दिशाहीन या जिसकी कोई दिशा ना हो ऐसी कोई राशि आएगी। कि संख्याओं की अगर अपने बात करें, अगर अपने संख्याओं की बात करें तो संख्याओं के लिए अपने कोई भी दिशा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणा करेंगे, जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणा करेंगे या यूँ कहें कि अदिश रूप में गुणा करेंगे दिष्ट रेखाखंडों का, तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो एक संख्यात्मक मान आएगा। तो मैं पहले ये बता दूं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक संख्या आएगी, या यूँ कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक मान। कारण मैंने अभी आपको पीछे बताया ही है कि हम सबसे पहले जो गुणा करेंगे वो लंबाइयों का गुणा करेंगे। जो हमें गुणा करना है वो किसका करना है, लंबाइयों का गुणा करना है। तो एक लंबाई को किसी दूसरी लंबाई से गुणा करेंगे तो एक संख्या ही तो बनेगी। तो उसी संख्या को, उसी वो जो रिजल्ट आया उसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। उसी रिजल्ट को या उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अदिश गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए कि ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणनफल उसको अपने कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कि ए सदिश और बी सदिश के अदिश गुणनफल को ए सदिश डॉट लगाएंगे बी सदिश, ठीक है, ए सदिश डॉट बी सदिश द्वारा लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा, अभी अपने को पता नहीं कि वो क्या होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसका आपको बता दिया कि लंबाइयों का गुणा होगा। ए सदिश और बी सदिश का जो भी अदिश गुणनफल होगा उसको डॉट द्वारा लिखा जाता है। अतः इसे डॉट गुणा या बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है, ठीक है, बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है।
और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, संख्यात्मक होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, संख्यात्मक। क्यों आएगा, क्योंकि हम जो गुणा करेंगे वो किसका करेंगे, लंबाइयों का गुणा करेंगे। और ये लंबाइयाँ कौन सी होगी, जो एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा। अब ये आपके ऊपर है, दिशा आप कोई मर्जी लो। आपको दो दिशाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, मुझे एक तो ये ए दिशा दिख रही है और एक ये बी वाली दिशा। तो दिशा चाहे आप कोई मर्जी सिलेक्ट कर लेना, आप चाहे तो ए दिशा में गुणा ज्ञात कर लेना, चाहे बी दिशा में गुणा ज्ञात कर लेना, उससे कोई रिजल्ट पर फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ लंबाइयों का गुणा करना है, हमें एक ही दिशा की लंबाइयों का क्या करना है, गुणा करना है। तो अभी देखिए, इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है, इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए सदिश डॉट बी सदिश, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, ये आएगा ए सदिश की लंबाई, या डायरेक्ट लिखते हैं एक बार तो, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। और ये जो ए बी कोस थीटा है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि इस ए बी कोस थीटा में अगर मैं बी कोस थीटा की बात करूं, अगर मैं बी कोस थीटा की बात करूं, तो ये बी कोस थीटा क्या है, ये बी कोस थीटा बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप है। अगर अपने बी कोस थीटा की बात करें, बी कोस थीटा की बात करें, तो ये है बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। मतलब अपने ये कह सकते हैं कि बी सदिश की वो लंबाई जो ए के ऊपर है, बी सदिश की वो लंबाई जो ए सदिश के ऊपर है, तो वो लंबाई तो बी कोस थीटा, और ये लंबाई खुद ए की होगी। तो दोनों लंबाइयों का आपस में गुणा करना है, दोनों लंबाइयों का आपस में क्या करना है, गुणा। कि यहाँ से एक लंब खींच दिया, इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया था एम, और यहाँ पर बिंदु था ए। तो ओ से लेकर एम तक की जो लंबाई है, ओ से लेकर एम तक की लंबाई, ये तो बी सदिश की लंबाई है जो ए के ऊपर है। ओ से लेकर एम तक की जो लंबाई है वो बी सदिश की लंबाई है जो कि ए सदिश के ऊपर है या ए सदिश की दिशा में है, और एक लंबाई खुद एक ही है। ठीक है, ये जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई तो हो जाएगी ओ एम, ओ एम। ठीक है, तो ओ एम लंबाई आ गई, और ये जो लंबाई है ए वाली, ये ओ से लेकर ए तक की लंबाई है, ओ से लेकर ए तक की लंबाई। मतलब कहने का ये हुआ कि एक तो ये हुआ ओ एम, मतलब एक तो ये वाली संख्या, एक तो ये संख्या, संख्या मतलब लंबाई, एक तो ये संख्या होगी ओ एम, और दूसरी जो संख्या है ना वो यहीं से शुरू हुई और यहाँ तक चली, मान लो इस तरीके से। तो दोनों संख्याओं का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। समझते हैं एक चीज़ और इसके अंदर, कि जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 चलता रहेगा इधर। जैसे मान लो मुझे गुणा करना है 2 का 3 के साथ, मतलब यहाँ पर अगर बात करें कि 2 यहाँ से लेकर इस तरीके से, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो ये वाला जो मान है वो तो 2 के बराबर है। ठीक है, और 3 जो है वो यहाँ तक का मान, इस तरीके से ये वाला जो मान है 3 का। ठीक है, कैसे, मतलब कि इतनी लंबाई तो 2 हो गई, ओ एम, इसको एम नाम दे दिया और इसको ए दे दिया आगे नाम। ठीक है, ओ एम तो हो गई 2, और फिर ओ से लेके यहाँ इस तरीके से थोड़ा बहुत और आगे चले अपने 1 इकाई, तो ये टोटल है 3, ये 3 है और ये 2 है। तो 2 का जैसे 3 से गुणा करना हो तो यहाँ पर देखिए कि एक तो इतनी 2 इकाई लंबाई, और एक यहीं से, ठीक है, यहीं से ही 3 इकाई लंबाई आगे चलेंगे। तो 2 और 3 का गुणा इस तरीके से अपने परिभाषित किया। उसी तरीके से यहाँ पर है, कि अपने को क्या करना है कि दोनों गुणनफल एक ही दिशा में, हमें एक ही दिशा की लंबाइयों का गुणा करना है। जैसे यहाँ पर भी ये दोनों एक ही दिशा में है, कि एक ही दिशा की लंबाइयों का आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की कि 2 दिशाएं हमें दिखाई दे रही थी, तो हमें 2 दिशाओं में नहीं, हमें सिर्फ एक ही दिशा पे काम करना है। तो दूसरा जो सदिश है उसको पहले सदिश की दिशा में लाना पड़ेगा। मतलब मुझे इस बी सदिश को ए की दिशा में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं बी सदिश को ए की दिशा में लाना चाहता हूँ
तो मेरे पास प्रक्षेप यहाँ पर एक टॉपिक है, प्रक्षेप की सहायता से ला सकता हूँ कि मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि बी सदिश का कितना हिस्सा ए पर है। तो मुझे पता लग गया कि ओ से लेकर एम तक का जो हिस्सा है वो बी सदिश का है, और ओ से लेकर ए तक का हिस्सा खुद ए का है ही, वो तो ए का पहले से ही है कि ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो तो ए सदिश की लंबाई है, और ओ से लेकर एम तक की जो लंबाई है वो बी सदिश का हिस्सा जो ए की दिशा में है। तो दोनों का आपस में गुणा, उसी गुणनफल को क्या बोला जाता है? अदिश गुणनफल बोला जाता है। तो हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है कि ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर आता है ए बी कोस थीटा। इसको अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अभी तो हमने लिखा कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, मतलब ए सदिश का परिमाण, ये क्या चीज़ है? ये ए सदिश का परिमाण है, और ये जो बी कोस थीटा है इसको बोलेंगे कि बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो ये ए डॉट बी को लिखने का तरीका है नंबर एक। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है इसको लिखने का। अब वो तरीका देखिए क्या है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए डॉट बी को वापस लिखूँगा ए डॉट बी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ए और बी को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों संख्याएं, संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम बदला जा सकता है। मैं ए को इधर लिख रहा हूँ, बी को इधर लिख रहा हूँ, बी ए कोस थीटा। अब इससे क्या होगा, ये जो है बी, ये तो बी सदिश का परिमाण बन जाएगा, और इसको अपने अलग कर लेंगे कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। तो अपने को ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि ए डॉट बी को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, ए डॉट बी को तीन प्रकार से अपने लिख सकते हैं। पहला प्रकार तो सामान्य सा है कि ए बी कोस थीटा, दूसरा प्रकार है कि ए सदिश का परिमाण और फिर उसके गुणा में बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, और तीसरा प्रकार है कि बी सदिश लिखा और फिर ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। कि अगर यहाँ पर ए लिख रहे हैं, ए का परिमाण लिख रहा हूँ तो मैं प्रक्षेप निकालूंगा बी का, और अगर मैं यहाँ पर बी का परिमाण लिख रहा हूँ तो मैं ए सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करूँगा, ठीक है। जिसका परिमाण अलग कर देंगे फिर वो अलग ही रह जाएगा, दूसरे का प्रक्षेप निकाल लेंगे। कि अगर मैं बी का परिमाण पहले लिख रहा हूँ तो फिर मैं प्रक्षेप ए का ज्ञात करूँगा, ए का परिमाण अगर मैं पहले लिख रहा हूँ तो फिर मैं किसका प्रक्षेप निकालूंगा, बी सदिश का प्रक्षेप निकालूंगा ए सदिश पे, जो बच गया उस पर निकल जाएगा प्रक्षेप। तो अपने को अदिश गुणनफल की एक तो परिभाषा, इसको लिखा कैसे जाता है और इसको लिखने के जो और दो तीन तरीके हैं, एक तो वो, ठीक है, इन पे काम करना है। अब यहीं पर एक चीज़ और है जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, अब अपनी उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें अपनों ने भी लिखा कि ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको हमने लिखा कि ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ठीक है। इस ए का मतलब कि ए सदिश का परिमाण, और इस बी का मतलब बी सदिश का परिमाण, और ये थीटा क्या चीज़ है, ये है ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण। इतना अपनों ने देखा, फिर वो प्रक्षेप के रूप में लिखा, वो तो चलो था ही। अब अपने को देखो करना क्या है, अगर मैं सिर्फ बी कोस थीटा का मान निकालूं, बी कोस थीटा, तो ये मान आएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और बटा में ये वाला ए बटा में चला जाएगा इधर, इस तरीके से। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, और इस सूत्र का यूज़ करना होता है जब हमें प्रक्षेप ज्ञात करना होगा लेकिन एंगल नहीं पता होगा, ठीक है। हमें कोण के बारे में अगर नहीं पता तो हम इस सूत्र की सहायता से प्रक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर बनता है। इसको हम लिखेंगे कि बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो अगर अपने को एंगल दे रखा है तब तो चलो अपने बी कोस थीटा को सरल कर ही लेंगे, अगर एंगल नहीं दे रखा तो इस तरीके से कि ए सदिश डॉट में बी सदिश और बटा में ए। हालांकि अभी यहाँ पर ए डॉट बी को ज्ञात करने का जो तरीका है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको भी बताया नहीं है, लेकिन अभी इसको बताने को मैं सिर्फ उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ कि ए डॉट बी अपने ज्ञात कैसे करेंगे। और इसी तरीके से अगर अपने इस बी को यहाँ बटा में ले आए तो ए कोस थीटा,
ए कोस थीटा, ठीक है। ए कोस थीटा, बी को बटा में लेकर आना है तो ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश और बटा में क्या आ जाएगा बी। तो एक ये और अपने को सूत्र याद रखना है, इसको बोलेंगे कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना है तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी अपने ए डॉट बी की बात कर लेते हैं कि ए डॉट बी ज्ञात कैसे करना है। तो उसको समझने से पहले एक चीज़ की बात और अपने यहाँ पर देखना, अगर अपने इसका डायग्राम बनाएं देखो, पहले मैं कुछ स्थितियों की बात कर लूँ, हालांकि उसके बारे में अपने प्रक्षेप के अंदर पढ़ा, अभी वापस रिपीट ही होंगे वो। पहली स्थिति तो है कि अगर अपने थीटा को 90 डिग्री ले लें, मतलब दोनों सदिश अगर लंबवत हैं। अब अपने को पता है कि जब दोनों सदिश लंबवत होंगे तो प्रक्षेप शून्य हो जाता है, और यहाँ पर भी गुना में प्रक्षेप आ रहा है, ये जीरो, तो ये सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा। या यहीं पर ये देख लीजिए कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री का मान जीरो, तो ए सदिश डॉट बी सदिश जो है वो जीरो हो जाएगा। स्थिति नंबर 1 कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो अपने को पता है कि कोस 90 डिग्री कितना होता है जीरो, दैट एम्प्लाइज ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, या यूं कहें अर्थात 90 डिग्री का मतलब अर्थात ए सदिश अगर लंबवत है बी सदिश के, अगर ए सदिश लंबवत, ठीक है, ये लंबवत के लिए बनाए हमने कि अगर ए सदिश बी सदिश के लंबवत है तो ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर कितना आएगा जीरो आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक तो ये स्थिति, और इसकी जो दूसरी स्थिति अपने को ध्यान में रखनी है वो है थीटा 0 डिग्री के लिए, थीटा जो है अगर वो 0 डिग्री हो। स्थिति नंबर 2 कि अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाए, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है, दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो उस समय क्या होगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी, मतलब डायरेक्ट फिर वो लंबाइयों का गुना रह जाएगा। मतलब यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रही बात यह है कि अगर दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में है, तो फिर वहाँ पर अदिश गुणनफल जो है वो सामान्य गुना में चेंज हो जाता है, और वो भी परिमाणों की डायरेक्ट लंबाइयों का ही गुना हो जाता है। हालांकि गुना तो अपने परिमाणों का ही कर रहे हैं, हम गुना लंबाइयों का ही कर रहे हैं, लेकिन जब थीटा 0 डिग्री नहीं होता उस समय कुछ आंशिक लंबाई ली जाती है किसी दूसरे सदिश की, क्योंकि दोनों सदिश अलग अलग हैं। अब एक सदिश की तो लंबाई अपने पूर्णतः ले ही लेते हैं, दूसरे सदिश की आंशिक लंबाई जो प्रक्षेप के रूप में उस दूसरे सदिश के ऊपर फिर अपने उनका गुणा करते हैं। लेकिन अगर पहले से ही दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में है, तो उस समय दोनों सदिशों का जो परिमाण आएगा उनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से सीखना क्या है, यहाँ से अपने को ये बात समझनी है कि अगर मैं किसी भी सदिश का, ठीक है, यहाँ से जो मेन चीज़ अपने को समझनी है कि अगर मैं किसी भी सदिश का वापस स्वयं के साथ ही गुणनफल कर दूं अदिश रूप में, कि अगर b की जगह वापस a ही ले लें अपने, तो ये बराबर क्या आएगा, ये बराबर आएगा a। अब a का a से गुणा मतलब a स्क्वायर, या यूं कहें कि a के परिमाण का स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ से सीखनी, तो जो दूसरी स्थिति है ना उससे ये सीखना है, ये समझना है अपने को, ठीक है। पहली स्थिति से तो समझना है कि दोनों सदिश अगर लंबवत हैं, पहली स्थिति से तो ये सीखना है कि दोनों सदिश अगर लंबवत हैं तो उन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में ये सीखना है कि अगर a डॉट a की बात आ जाए, अगर a सदिश का वापस a सदिश के साथ ही गुणा आ जाए, तो सामान्य जो गुणनफल होता है, मतलब इस सदिश की लंबाई फिर इस सदिश की लंबाई, तो दोनों सदिशों की लंबाइयों का आपस में गुणा कर दो, तो a का a से गुणा, ठीक है। इस सदिश की जो लंबाई है वो हमने a ले ली, तो ये भी a ही आएगा, तो a का a से गुणा a स्क्वायर, या यूँ कहें कि a के परिमाण का स्क्वायर, a का जो परिमाण आएगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब समझो इस चीज़ को। अभी अपने दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहले देखो सिंपल से एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास कोई एक सदिश है a, 2 i कैप प्लस 3 j कैप
प्लस 4 के कैप। और मुझे ए डॉट ए का मान ज्ञात करना है, ए डॉट ए। तो ए डॉट ए का मान ज्ञात करना, तो मुझे पता है कि ए डॉट ए का मान ए के परिमाण का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर। तो अपने को करना क्या है, सिर्फ इसका परिमाण ज्ञात करना है, इस ए सदिश का परिमाण। अब मुझे पता है ए सदिश का जो परिमाण है वो क्या आएगा, रूट में। ए सदिश का परिमाण रूट में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब रूट में आएगा ये 4 + 9 + 16, मतलब रूट में आएगा ये कितना, 29। तो रूट 29, फिर उसकी स्क्वायर करनी है तो यहाँ आ जाएगा रूट 29 का स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी सदिश का स्वयं के साथ ही अदिश गुणा करना है, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणा करना है, तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, उस सदिश का परिमाण लिखना है और उस परिमाण का वर्ग कर देना है, उस परिमाण का क्या करना है, वर्ग करना है। अच्छा, अगर i जो कि इकाई सदिश है, अगर इसी का वापस i के साथ ही गुणा करना हो तो क्या आता, अगर i सदिश का i कैप जो कि इकाई सदिश है, गुणा तो इसका भी हो सकता है, तो इस इकाई सदिश का वापस इसी के साथ ही अगर अपने गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से कि इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण और उसकी स्क्वायर। अब इकाई सदिश का परिमाण अपने जानते हैं 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, मतलब i सदिश का i सदिश के साथ अगर अपने गुणा करेंगे तो वो 1 आएगा। जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो वो गुणा भी क्या आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को कि अगर 2 सदिश बराबर हैं और उनका अपने गुणा करना चाहते हैं तो उनके परिमाण का वर्ग करना है, उनके परिमाण का क्या करना है, वर्ग करना है। कि अगर j डॉट j की बात आती है तो j का परिमाण और फिर उसकी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो अगर k कैप और k कैप इस तरीके से आ जाए तो बराबर 1 आएगा। ठीक है, i कैप डॉट i कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1, एक तो ये। ठीक है, यहाँ से बात सीखनी है। अब उस पर चलते हैं, 90 डिग्री के लिए क्या कुछ आ जाएगा। तो 90 डिग्री में देखो जो जो नई बातें हैं, देखो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, दोनों सदिश लंबवत है तो ए डॉट भी 0, दोनों सदिशों का जो दिश गुणनफल है वो 0 हो जाएगा। अब 90 डिग्री के लिए अपने इसी की बात कर रहे हैं भी। ठीक है, तो आई डॉट जे, आई सदिश जो आई कैप है वो हम जानते हैं एक्स अक्ष की दिशा में होता है, और जो जे कैप है वो वाई अक्ष की दिशा में होता है। अब दोनों के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। कि इस दिशा में तो है आई कैप, एक्स अक्ष मान लेते हैं इसको, और इधर हमने मान लिया वाई अक्ष, तो इस दिशा में आएगा जे कैप। दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री होते ही यहाँ कोस 90 का मान 0 मैंने बोला ही अभी है, तो आई कैप डॉट जे कैप ये बराबर 0 बन जाएगा, ये बराबर क्या बन जाएगा, 0, क्यों दोनों सदिश लंबवत हैं और कोस 90 का मान 0 होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप 0। अगर कोई जे कैप डॉट आई कैप भी बोलेगा तो वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि अगर आई और जे के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो जे और आई के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होगा। और इसी प्रकार से अगर अपने जेड अक्ष और ले लें, आई डॉट के 0, ठीक है, आई डॉट के मतलब एक्स अक्ष और जेड अक्ष वो भी लंबवत होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों परस्पर लंबवत ही तो हैं, इसलिए इनका आपस में जो गुणनफल होगा कि एक्स अक्ष वाले का वाई वाले के साथ गुणा और जेड वाले के साथ गुणा 0, वाई का एक्स वाले के साथ और जेड वाले के साथ गुणा 0, इसी तरीके से जेड वाले का एक्स के साथ और वाई वाले के साथ गुणनफल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मैं सारे यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। पहले एक्स की बात करते हैं, आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट जे और आई डॉट के बराबर 0। अब जे डॉट आई और जे डॉट के बराबर 0, फिर के डॉट आई और के डॉट जे बराबर 0, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होगा, 1 होगा। एक सारणी बना रखी है बुक में, यहाँ पे तो डॉट लगा रखा है,
इधर लिख रखा है आई कैप जे कैप के कैप, फिर इधर आई कैप जे कैप के कैप। इस सारणी के रूप में भी इसको ध्यान रखना, जो रख सकते हैं कि आई डॉट आई एक, जे डॉट जे एक, के डॉट के एक, आई डॉट आई एक, जे डॉट जे एक, के डॉट के एक, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। तो ये चीज़ अपने को समझनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी अपने बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे भी, सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होने वाले हैं। अभी अदिश गुणनफल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन्हीं सूत्रों से, ये एक तरीके से सूत्र ही हैं, इन्हीं सूत्रों का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है।